साथियों नमस्कार। साथियों, चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। हमने इस पर पहले भी चर्चा की कि नतीजे कहां पर किस तरह के रहे हैं। कल लाइव सेशंस रहे, लंबे लंबे लाइव सेशंस थे। आज कई लोगों ने मेरे से मैसेज करके पूछा कि भाई आप ये बताइए कि तमिलनाडु में क्या होगा। तमिलनाडु में एक्टर विजय की जो टीवी के पार्टी है उसको बहुमत तो नहीं मिल पाया है। 108 सीटें रह गई हैं, 10 सीटें कम पड़ रही हैं, तो वो किस ओर जाएंगे। तमिलनाडु में आने वाले समय में क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। एक खबर ये भी आ रही है कि भगवंत मान अपने एमएलए को लेकर के दिल्ली पहुंचे थे, जहां पर राष्ट्रपति जी से मुलाकात करी और उनको विश्वास दिलाया कि सभी एमएलए मेरे पक्ष में हैं। उन्हें डर है कि कहीं पंजाब में ऑपरेशन लोटस ना हो जाए, तो हम उस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही ये बताएंगे कि बंगाल में यूपी के आईपीएस जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं अजय शर्मा जी, उनको 5 साल के लिए डेपुटेशन पर भेज दिया गया है। आप समझ जाइए किस तरह से अब वेस्ट बंगाल में दवाई छिड़की जाएगी और कीड़े मकोड़ों को बाहर किया जाएगा, और किस तरह से असम में अब चुनाव आगे हिमंता बिस्वा शर्मा चुनाव जीतने के बाद आगे क्या करने वाले हैं, इन सभी पे बात करेंगे। और आज ये भी बताऊंगा आपको कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का इतिहास क्या था, कैसे डीएमके पार्टी पहुंची, कैसे एआईएडीएमके बनी, फिर कैसे तमिलनाडु ने अब इन दोनों ही पार्टी से मुक्ति पा ली है और एक नई टीवी के पार्टी को एंट्रेंस दी है। इसके क्या मायने हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। चुनावों में किस तरह से जनता ही सर्वोपरि होती है, इस पर भी प्रकाश डालेंगे। और जो टीवी के पार्टी है जी, ये 5 साल भी पूरे कर पाए नहीं कर पाए, कोई गारंटी नहीं है। इसके क्या कारण हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। अब इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई लोग मेरे को मैसेज करके पूछते हैं कि हम अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं, अपने प्रॉफिट्स को और ज़्यादा कैसे बढ़ाएं। तो उन सब के लिए एक शानदार ऐप है मार्केट वुल्फ ऐप। ये सेबी द्वारा रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इस ऐप के ज़रिए चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं ट्रेडिंग करके। इसमें सबसे खास बात है इनका एक्सपर्ट पैनल, जो 1-on-1 कॉल करके आपको पर्सनली गाइड करता है कि आपको किस चीज़ में फ़ायदा होगा। चलिए देखते हैं कैसे यूज़ कैसे करना है। यहाँ पर मैंने पिन डाला, पिन डाल करके लॉगिन किया, फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, जहाँ पर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाते हैं जो बाजार में चल रहे हैं, और आप एक ही क्लिक में इनको फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ बहुत छोटे से अमाउंट इन्वेस्टमेंट के साथ भी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं, जबकि दूसरी एप्स पर आपको 3 गुना ज़्यादा तक अमाउंट चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए। साथ ही इनका एक इनबिल्ट फीचर होता है स्टॉप लॉस का। इस फीचर के जरिए ये आपको नुकसान होने से बचाता है। मान लीजिए ट्रेडिंग के जरिए आप एक लॉस तक पहुंच गए, तो ये खुद ब खुद ट्रेडिंग रोक देता है ताकि आपको नुकसान बहुत ज़्यादा ना हो। इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और 1306 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया, वो भी इतने कम समय में। ये सारी फैसिलिटीज आप यूज कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फी के साथ। जी हाँ, आप यहां सब कमोडिटीज यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में भी ट्रेड कर सकते हैं उतनी ही आसानी के साथ, सुबह 9 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक। साथ ही मार्केट वुल्फ फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है, जिसके जरिए कई लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। कई लोगों ने एक दिन में 11,000 से अधिक, एक महीने में 70,000 से अधिक और एक साल में 5 लाख से भी अधिक का प्रॉफिट कमाया है। और सबसे बड़ी बात, इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ किसी तरह का कोई कमीशन भी नहीं लेता। मार्केट वुल्फ ऐप के अब तक 2 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं, जिसके जरिए लोगों ने फायदा कमाया है। तो देर किस बात की, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आज ही जाकर के मार्केट वुल्फ ऐप डाउनलोड करें और अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि टीवी के पार्टी के पास 108 सीट्स हैं, जिनमें से 10 सीटें कम पड़ रही हैं, 118 पर बहुमत है। पूरी सिचुएशन क्या है? सिचुएशन कुछ इस तरह से है, जैसे कि आप देख रहे हैं, टीवी के 108, डीएम के 59, एआईएडीएम के 47। अभी आपको इस वीडियो में ये भी समझ में आ जाएगा कि डीएम के कैसे बनी, एआईएडीएम के कैसे बनी, सब समझ में आएगा। इनकी आइडियोलॉजी क्या है, इस पर भी बात होगी। कांग्रेस को 5 सीटें मिली, पीएमके को 4 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 2 सीटें मिली, सीपीआई को 2 सीटें मिली, वीसीके को 2 सीटें मिली, सीपीआईएम को 2 सीटें मिली, बीजेपी को 1 सीट मिली, और साथ ही ये डीएमडीके को 1 सीट मिली और ये एएमएमके को 1 सीट मिली। अब इसमें गठबंधन का क्या सीन है, ये भी देखिए एक बार। देखिए, जो एआईएडीएमके वाला गठबंधन था जिसमें बीजेपी भी है, उसमें कौन कौन सी पार्टीज हैं, एक बार इस पर ध्यान आकर्षित कीजिए। एक है एएमएमके, एक है बीजेपी, एक है पीएमके और एक है एआईएडीएमके। ये पार्टीज हैं
जिन्होंने मिल करके चुनाव लड़ा, और बाकी सभी पार्टी जो आपको दिख रही हैं ये सब एक साथ होकर टीवीके को छोड़ करके एक साथ होकर के चुनाव लड़ी हैं। टीवीके अपने अलग है, ठीक है। अब टीवीके के 108 हैं, इनको 118 करने हैं। तो इनका कहना यह है कि इनका कहना नहीं है, कांग्रेस का कहना यह है कि ये कांग्रेस के संपर्क में है। तो मान लो 5 कांग्रेस के इनके साथ चले जाते हैं, फिर भी 5 शॉट बचे। फिर हो सकता है 2 मुस्लिम लीग के चले जाएं, या 2 सीपीआई के भी चले जाएं, फिर भी कम पड़े। हो सकता है सीपीआई-एम के भी 2 चले जाएं, या डीएमडीके के 1 चले जाए, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कम से कम 3 छोटी छोटी पार्टीज को साथ लेना पड़ेगा, तब जाके सरकार बना पाएगी। आप गणित समझ रहे हैं? या फिर ऐसा हो कि एआईएडीएमके इनके साथ चली जाए, या डीएमके इनके साथ चली जाए 60 सीट वाली। अब डीएमके की 60 नहीं है, 57 नहीं है, आंकड़ा गलत है। अब मान लीजिए डीएमके इनके साथ जाएगी तो ये तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि टीवीके ने चुनाव तो डीएमके के खिलाफ लड़ा है, उसके खिलाफ बोल करके, नारेबाजी करके, भाषण देके चुनाव लड़ा है, तो डीएमके के साथ तो जा नहीं सकते। एआईएडीएमके के साथ जा सकते हैं, वो वक्त बताएगा। अगर एआईएडीएमके के साथ नहीं गए तो 3 छोटी छोटी पार्टी साथ लेनी पड़ेंगी। अब मान लो 3 छोटी छोटी पार्टी इन्होंने साथ ली, ये पार्टी कब तक इनके साथ रहेंगी, कब गठबंधन तोड़ दें, कब इनको ब्लैकमेल करने लग जाएं, बड़ा मुश्किल है कहना। ये जरूर हो सकता है कि ये सब के सब एमएलए टीवीके में ही जाके विलय कर लें अपना, तो बात अलग है। वरना सहारा लेकर के 4 पार्टीज एक साथ 5 साल खींच जाएं, बड़ा मुश्किल है। और एक चीज और है टीवीके के 5 साल खींचने में जो दिक्कत पैदा कर सकती है, वो ये कि इनका जो मैनिफेस्टो है वो बड़ा ही फ्रीबीज से भरा हुआ है। फ्रीबीज ही फ्रीबीज हैं इसके अंदर। एक्टर विजय ने इतनी ज़्यादा घोषणाएं कर दी फ्रीबीज की कि लोग बातों में आ गए और वोट दिए आए। जैसे हर ग्रेजुएट को 4,000 रुपये महीने दिए जाएंगे, हर डिप्लोमा धारक को 2,000 रुपये महीने दिए जाएंगे, जितने भी तमिल लोग हैं उनको प्राइवेट इंडस्ट्रीज में 75% तक जॉब गारंटी दी जाएगी। इसके साथ ही जो क्लास 1 से लेकर 12 तक पढ़ाई करने वाले छात्र हैं उनको 15,000 रुपये सालाना दिया जाएगा। ठीक है, जब भी शादी होगी किसी जोड़े की तो उसको 8 ग्राम सोना दिया जाएगा। अब तमिलनाडु में एक साल में अगर मैं एवरेज निकालूं, एवरेज मान लो 5 लाख शादी होती है एक साल में, उन 5 लाख में से या तो ये सबको देंगे या ये उन लोगों को देंगे जो गरीब लोग होते हैं। 5 लाख में से मान लो 3 लाख शादियां ऐसी होंगी जो गरीबों की होती हैं। सामान्यतः सब गरीबी दिखाते हैं अपने आप को। अगर उन 3 लाख लोगों को ये 8-8 ग्राम सोना देंगे तो 8 ग्राम सोना आज के रेट के हिसाब से 1,12,000 रुपये का आ रहा है। मैं 1 लाख मान लेता हूँ, आप 1 लाख इंटू 3 लाख कर लो, जो आएगा इतना पैसा तो उन्हें सिर्फ ये अपनी एक जो घोषणा है इसको पूरा करने के लिए देना पड़ेगा। उसके साथ इन्होंने कहा है कि हम फार्मर्स का जितना भी फार्म लोन है उसको पूरी तरह से माफ कर देंगे, जो छोटे और लघु किसान हैं उनका। और सुनो, जितने फिशरमैन के लिए क्या कहा है कि जितने भी फिशरमैन जिनके पास बोट है उनको इमीडिएटली 5 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। करीब करीब छोटे बड़े मिलाकर के जिनके पास नाव है वह 50,000 फिशरमैन है। 5-5 लाख तुम्हें देनी है सबको। और सुनो, आपको एक और दिखाता हूं मैं, ये तो वो दिखा रहा हूं जिसमें सीधे सीधे पैसा जा रहा है, बाकी तो और तमाम चीजें हैं। जैसे फिशरमैन को फ्यूल सिक्योरिटी दी जाएगी, डीजल दिया जाएगा 1800 से बढ़कर के 3500 लीटर प्रति साल दिया जाएगा, और बैंक ट्रांसफर किया जाएगा, पैसा दिया जाएगा 12 रुपये लीटर के हिसाब से, इनको पैसा भी दिया जाएगा अलग से। ठीक है, इसके साथ इन्होंने जो किए हैं घोषणाएं वो ये कि हम एंटी ड्रग प्रोटेक्शन जोन्स बनाएंगे स्कूल्स में, कॉलेज में। चलो ये अच्छी चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि केवल यही फ्रीबीज दे रहे हैं। फ्रीबीज भाजपा सरकार ने भी दी हैं, कई जगह पर महिलाओं को पैसे देने की बात की है, पर गलत वो भी है। अब दी है तो दी है, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा हद मचा दी है फ्रीबीज की। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, इतना तो बजट नहीं होता। तो ये 1 साल तक दे नहीं पाएंगे, 2 साल तक दे नहीं पाएंगे, 3 साल तक दे नहीं पाएंगे, और मैं कह रहा हूँ ले दे के 5 साल इन्होंने खींच दिया और ये दे नहीं पाएंगे, तो अगली बार जब चुनाव होंगे तो बुरी तरह से हारेंगे। ठीक है, तो इन्होंने आम आदमी पार्टी वाला हाल कर लिया है अपना, जो दिल्ली में केजरीवाल ने फ्री 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 करके किया था, इन्होंने वो हाल कर दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 5 साल चल जाएं तो बहुत मानना,
जैसे आम आदमी पार्टी ने पंजाब में फ्री करके और महिलाओं को पैसे देंगे ऐसा करके चुनावी वादा करके सत्ता में तो आ गए। अब 4 साल से अधिक का समय हो गया, 1 रुपया किसी महिला को नहीं दिया है, तो अगली बार सत्ता में क्यों ही आएंगे? इसलिए भगवंत मान अपने एमएलए को लेकर इधर से उधर फिर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि टीवी के क्या है। अब थोड़ा सा टीवी के का बैकग्राउंड बता देता हूं, फिर मैं बताऊंगा डीएमके या एडीएमके क्या है क्या नहीं है। एक्टर विजय बड़े ही फेमस एक्टर हैं, तमिलनाडु में बहुत इनका नाम है, भारत में हाईएस्ट पेड एक्टर्स में इनका नाम आता है। कई फिल्में ऐसी हैं जिनके लिए इनको 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं एज अ फी। ठीक है, 80 करोड़ का इनका अपना घर है, आलीशान घर है, जो बताया जाता है, हो सकता है ज़्यादा का भी हो। ठीक है, साथ ही कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, अच्छा इनकी उम्र देखने में ऐसा लगता है कि जैसे 35-40 के होंगे, क्या 51 ईयर्स इनकी एज है। 69 फिल्मों में काम कर चुके हैं, 1984 से फिल्मों में काम कर रहे हैं। और कई लोगों को लगता है कि इन्होंने अचानक से पार्टी बनाई, अचानक से जीत गए, ऐसा नहीं है। मैंने कल लाइव सेशन में भी बताया था कि इन्होंने अचानक कुछ नहीं किया है। 2009 से ही ये एक्टिव थे। देखो मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। देखिए 2009 में विजय ने अपना फैन क्लब बनाया था, विजय मक्कल लयक्कम। इसमें करीब 85,000 लोग जुड़े हुए थे। फैन क्लब था जो छोटे छोटे सोशल सर्विसेज भी किया करते थे। ये जगह जगह पर बिखर गए थे और इन्होंने इतनी अच्छी पकड़ बना ली थी ग्राउंड पर कि 2011 में होने वाले तमिलनाडु के असेंबली इलेक्शंस में इन्होंने एआईएडीएमके के गठबंधन का साथ दिया था और उसको जितवाया था। जी, विद द टाइम जैसे जैसे ये इनका फैन क्लब मजबूत होता चला गया, इन्होंने 2022 में तमिलनाडु के लोकल इलेक्शंस में चुनाव लड़ा और 169 में से 115 सीट जीती। यहाँ विजय को ये समझ में आ गया कि मेरी पकड़ न सिर्फ एक फैन क्लब के तौर पे या समाज सेवी के तौर पे, बल्कि पॉलिटिकल जो है फुटप्रिंट्स भी मेरे आ चुके हैं। इसलिए 2024 में इन्होंने अपनी पार्टी की घोषणा करी, जैसे टीवी के पार्टी कहते हैं। 2025 में जब इन्होंने अपनी पहली रैली करी थी, उस रैली में 8 लाख लोग आए थे, 8 लाख लोग। फिर उसमें भगदड़ मच गई थी, तो बताया जाता है कि कुछ 40 की जगह 50 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसको लेकर के भी इन्हें सहानुभूति मिली थी कि भाई इतने चर्चित हैं। बाकी इन्होंने कई अवार्ड जीते हैं, कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है, वो सारी अलग बात है। इन्होंने वेल्थ इनकी क्या रही है, देखो मैंने बताया 1 बिलियन रुपीज़, 1 बिलियन रुपीज़ का मतलब हो गया 100 करोड़ रुपए, कई फिल्मों के लिए मिले हैं इन्हें। ठीक है, तो वो एक अलग बात है। अब एक्टर विजय की आइडियोलॉजी क्या है, इस पर बात करते हैं। एक्टर विजय के जो पिताजी थे वो भी फिल्म लाइन में थे, फिल्म डायरेक्टर थे। इनकी माताजी भी फिल्म लाइन में थी, सिंगर भी थी। इनकी माताजी हिंदू थी, इनके पिताजी क्रिश्चियन थे। ये अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं। इनका नाम जोसेफ विजय है। चर्चेज में जाते हैं, जीसस के सामने माथा टेकते हैं, लेकिन बाहर जनता में आके ये कहते हैं कि भगवान एक होता है, सभी भगवान एक है, मतलब गॉड इज़ वन। ये ऐसे दिखाते हैं जैसे बड़े सेकुलर टाइप के, भगवान में मानते नहीं हैं क्या, लेकिन एक नंबर के क्रिश्चियन फॉलोअर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों को दिक्कत इनसे क्या रही है, जो इनके विरोधी हैं, कि ये जब भी कोई हिंदू फेस्टिवल आता है तो उस पर कोई विश नहीं करते, न लोगों से उस बारे में कोई बात करते, उसको ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे आज कुछ है ही नहीं। लेकिन क्रिश्चियनिटी को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं ये। दूसरा, ऐसा मानना है कुछ विशेषज्ञों का कि अगर इनकी पार्टी सत्ता में आ जाती है तो तमिलनाडु में जो कई क्रिश्चियन मिशनरीज हैं जो ग्राउंड स्तर पर कन्वर्जन का काम चला रही हैं, उनको और फ्री हैंड मिल सकता है, जिससे तमिलनाडु में कन्वर्जन का रेट और बढ़ जाएगा। और आप जानकर के हैरान होंगे कि तमिलनाडु, केरल या गोवा जैसे स्टेट्स में जो कन्वर्जन किया जाता है, बड़े सटल तरीके से किया जाता है, बड़े प्यार से अपने गॉड को इम्प्लांट कर दिया जाता है। आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप भोले शंकर, कृष्ण, राम, सीता के साथ साथ यीशु को भी पूजने लग गए, आपको पता भी नहीं चलता। वहाँ पे तो अपने उनके भगवान हैं, मुर्गन हैं तथा अन्य हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपके भगवान के पूजा घर में मान लो 5 भगवानों की फ़ोटो रखी है, वहाँ पर क्या होगा, 5 भगवानों की फ़ोटो रखी है, एक ईसा मसीह की भी फ़ोटो रखी है। वहाँ बचपन से ही उनके सिलेबस में इस तरह से ईसा मसीह को पढ़ाया जाता है कि ऐसा लगेगा ही नहीं कि ईसा मसीह कोई बाहर की एंटिटी है या क्रिश्चियनिटी को या किसी अन्य धर्म के हैं।
कोई ना कोई कहानी ऐसे जोड़ दी जाएगी ईसा मसीह की और कृष्ण की कि लगेगा कि ये दोनों तो साथ साथ खेलते थे, और आप धीरे धीरे सटल तरीके से क्रिश्चियनिटी की ओर पोलराइज होते चले जाओगे। और जब भविष्य में आपको पूरी तरह से क्रिश्चियन होने को कहा जाएगा तो आप बड़े आराम से हो लोगे। जैसे आप मान लीजिए आप हनुमान के भक्त हैं और कोई पंडित आकर के या कोई बड़ा आदमी आकर के आपसे कहे कि आपको हनुमान जी की बजाय कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, आप कृष्ण के बारे में भजन करें, संकीर्तन करें, तो आप बड़े आराम से, हाँ ठीक है मैं कृष्ण की पूजा कर लूँगा। आप ये नहीं मानेंगे कृष्ण कोई मुझ पर थोपा जा रहा है कृष्ण को, ठीक है वो भी एक ही चीज़ है, ऐसा मान लेते हैं। ऐसे ही वहाँ किया जा रहा है। कुछ आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ, देखिए देखिए इस तरह की तस्वीरें काफ़ी आम हैं दक्षिण भारत में। ये देखिए, देखो ये फोटोज़ हैं, धीरे से आपके ईसा मसीह भी यहाँ पर पाए जा रहे हैं। उसी तरह से इन फोटोज़ को देखिए, ईसा मसीह और ये पाए जा रही, ये दक्षिण भारत की भी फ़ोटोज़ हैं, कुछ नॉर्थ इंडिया की भी हैं। मैंने तो खुद देखा है कन्वर्जन होते हुए। होता क्या है कि कोई गरीब तबका है, विशेष तौर से कोई SC ST है, आदिवासी है जो गरीबी में जी रहा है, तो उसको ये मिशनरीज जाकर के लालच देती है कि हम आपको 1 लाख रुपए सालाना देंगे, आप क्रिश्चियनिटी फॉलो करें। ठीक है साहब, क्रिश्चियनिटी फॉलो करने लग गए। अब वो फ्राइडे और संडे को आकर के चेक भी करते हैं कि आपके घर में कहीं ऐसा तो नहीं कि क्रिश्चियनिटी के नाम पर आप अभी भी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आपको सारी प्रेयर्स याद हुई कि नहीं हुई, कहानियाँ याद हुई कि नहीं हुई, आपके घर में ईसा मसीह की फ़ोटो हैं कि नहीं है। बाकायदा आपको ट्रेस किया जाता है कुछ सालों तक और पैसा दिया जाता है साल के साल। जब आप पूरी तरह से रम जाते हैं तब आपको छोड़ दिया जाता है खुला। ऐसा उत्तर भारत के कई आदिवासी क्षेत्रों में और पिछड़े क्षेत्रों में होता है, और पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट आज क्रिश्चियन बन चुका है। इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो इस बात का संदेह है कि तमिलनाडु में कहीं ये प्रैक्टिस ना हो जाए, बढ़ ना जाए, हो तो रही यही, बढ़ ना जाए। ठीक है, इसके अलावा अब मैं आता हूं उस पॉइंट पर कि आखिर क्यों तमिलनाडु में DMK AIADMK के हटना एक तमिलनाडु के लोगों के लिए वरदान भी है और इनका आना एक अभिशाप भी हो सकता है। वो वक्त बताएगा ये करते क्या है। अब AIADMK और DMK का क्या इतिहास रहा है जल्दी से समझ लेते हैं। वैसे मैंने पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स पर बताया था, यहाँ भी बता देता हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर आप इस चैनल पर चुनावों की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप में से कई लोगों ने मेरे को बोला था कि एक बार तमिलनाडु को और बता दीजिए। अब चूंकि मैं पिछले कई दिनों से ये इलेक्शंस की बात इसी चैनल पर कर रहा था, तो फिर मैंने उसी क्रम में इसको भी रख दिया है। कोशिश करूंगा अगले वीडियोस पॉलिटिकल अफेयर्स इनसाइट्स पर ही लाऊं। देखिए, एक व्यक्ति था रॉबर्ट क्लैडवेल। इसको अंग्रेजों ने नियुक्त किया था, इसे जिम्मेदारी दी थी कि कुछ ऐसा आइडिया लेकर के आओ जिससे दक्षिण भारतीयों को यह एहसास कराया जा सके कि तुम अलग हो और नॉर्थ इंडियंस अलग हैं। इसने कहा ठीक है चलो मैं कुछ करता हूँ। इसने भारत के सारे ग्रंथ पढ़े, संस्कृत का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद वहां से एक शब्द उठा करके लाया, द्रविड़। इस शब्द को इसने कुछ इस तरह से सिलेबस में जुड़वाया जैसे साउथ के लोगों को लगे कि वो द्रविडियन है, वो अलग हैं। और एक थ्योरी तैयार की गई, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। नॉर्थ वालों को लगे कि वो तो आर्यंस हैं, बाहर से आए थे। और लंबे समय तक नॉर्थ इंडियंस को या साउथ इंडियंस को भी सिलेबस में पढ़ाया गया कि भाई नॉर्थ इंडियंस तो आर्यंस हैं। हमको भी पढ़ाया गया था कि हम बाहर से कहीं से आए हैं, यहाँ के तो थे ही नहीं। वो तो अब 2024 में जब खोज हुई और पूरे DNA सैंपल लिए गए, सारी रिसर्च वगैरह हुई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ, तब पाया गया कि ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी पूरी तरह से गलत है। हम यहीं भारत के ही थे, भारतीय थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही थे, कहीं बाहर से हम नहीं आए थे। और फिर NCERT से इस पोर्शन को हटा भी दिया गया है। और आप जान के हैरान होंगे कि जब आर्यन इन्वेजन थ्योरी थोपी जा रही थी और जब ये बढ़ चढ़ के भारतीय मानने लगे थे, तब इसका सबसे पहले विरोध किया था बाबा साहब अम्बेडकर ने। लेकिन उस समय डॉक्टर साहब की बात किसी ने नहीं मानी। जवाहरलाल नेहरू ने उनकी बात को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे कुछ है ही नहीं, और आज देखो वही बात सामने निकल के आई है। बहरहाल, तो इस व्यक्ति ने द्रविड़ शब्द थोप दिया और धीरे धीरे विश्वास दिलाया साउथ के लोगों को कि भाई साउथ के लोग तो अलग हैं। अब अलग के साथ साथ साउथ के लोगों को उस समय देखो, ये पूरा जो आप देख रहे हैं मद्रास प्रेसिडेंसी, ये कुछ इस तरह से थी पहले। देखो ये पूरा मैप दिख रहा है आपको, ये पूरा मद्रास प्रेसिडेंसी था, सिर्फ नीले वाले को छोड़ के, जो मैं नीला कर रहा हूँ उसे छोड़ के, इसे छोड़ दो
इसे छोड़ दो, कोची छोड़ दो, कूर्ग, मैसूर, ठीक है, और थोड़ा सा ये छोड़ दो, संदूर ये छोड़ दो, बाकी पूरी ये मद्रास प्रेसिडेंसी है। इस पूरे को बताया जा रहा था कि जोड़ करके द्रविड़ नाडु नाम का एक नया पोर्शन बनाया जा सकता है। जब द्रविड़ शब्द डाला गया, वहीं से द्रविड़ नाडु निकल के आया। और विद द टाइम यहाँ पर क्या हो रहा था कि कुछ कास्टिज्म ज़्यादा फैल गया था और अनटचेबिलिटी भी फैलती चली जा रही थी। तो कास्टिज्म के विरोध में, जातिवाद के विरोध में कई मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, आंदोलन स्टार्ट हुए थे, जिनमें से एक बड़ा ही फेमस आंदोलन बना डीके, द्रविड़ार कंगम। ये बाद में पार्टी भी बनी, पर आंदोलन के रूप में तैयार हुआ था। ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चल रहा था और एक जस्टिस पार्टी थी। ये मूवमेंट और ये पार्टी का यही उद्देश्य था कि कैसे भी कास्टिज्म, जातिवाद को खत्म किया जाए इस पूरे क्षेत्र में। ये मूवमेंट चलता रहा। इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे पेरियार, और पेरियार का नाम था ईवी रामास्वामी, ठीक है, पेरियार ही लीड कर रहे थे, और भी कई लीडर्स थे इसमें। और विद द टाइम इन लीडर्स को ये लगा कि क्यों ना अब हमें इसको एक पॉलिटिकल रूप दे देना चाहिए। हम मूवमेंट तो चला रहे हैं, कास्ट का विरोध कर रहे हैं, और चूंकि हम सबके साथ भेदभाव हो रहा है, तो हमें कास्टिज्म से या ब्राह्मणों से भी मुक्ति चाहिए, और हमें एक सेपरेट द्रविड़ नाडु भी चाहिए। इसलिए अब हमें एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेनी चाहिए जो कास्टिज्म से भी विरोध करेगी और द्रविड़ नाडु की भी मांग करेगी। और विद द टाइम 1938 आते आते ये मांग बढ़ गई कि इसे पार्टी का रूप दे दिया जाए या पॉलिटिकल रूप दे दिया जाए। देखो 1938 में इसको पॉलिटिकल रूप दिया गया, और इसमें से कई लीडर फिर छोड़ के भी चले गए कि नहीं हमें पॉलिटिकल रूप नहीं देना, बट इसको पॉलिटिकल रूप दिया गया, और फिर द्रविड़ार कंगम नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई। विद द टाइम इसमें से कुछ लोगों का जो मोह है वो भंग हो गया आपके पेरियार साहब से, और कुछ लोगों ने इस द्रविड़ार कंगम नाम की पार्टी से, जिसको रूप दिया गया था 1938 में और नाम रखा गया था 1944 में, इसमें से एक और पार्टी निकल के अलग हो गई जिसे बोला गया डीएमके। ठीक है, पहले सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट चल रहा है, जस्टिस पार्टी है, दोनों ने मिलकर के एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी दी अपने आप को, द्रविड़ार कंगम नाम के एक मूवमेंट की 1938 में। फिर इसको प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी बना दिया गया 1944 में, और उस पॉलिटिकल पार्टी में भी कुछ लोग पेरियार से संतुष्ट नहीं थे। कारण था कि पेरियार ने बहुत छोटी लड़की के साथ विवाह कर लिया था। पेरियार ने अपने से 40 साल छोटी लड़की से विवाह कर लिया था, जिससे इनके मूवमेंट की आइडियोलॉजी और उनकी पर्सनल आइडियोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट आ गया था, और कई लोग इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रख रहे थे। इसलिए उन लोगों ने अलग होकर के डीएमके पार्टी बना ली। डीके पार्टी है, इससे निकल के अलग बनी डीएमके पार्टी। अब आते हैं डीएमके पार्टी पे, इसको बोलते हैं द्रविड़ मुन्नेत्र कंगम, डीएमके। ठीक है, कब बननी है? 1949 में बनी, आई थिंक, लेट मी चेक, 1949 में, है ना। सीएन अन्नादुरई ने इसको बनाया था डीके पार्टी से, जिसको हेड कर रहे थे, डीके पार्टी को पेरियार हेड कर रहे थे। सीएन अन्नादुरई कौन है साहब? सीएन अन्नादुरई ये है, इन्होंने बनाई डीएमके। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से एक चीज याद करा रहा हूं। डीके क्या कर रही है? कास्टिज्म का विरोध, द्रविड़ नाडु की मांग। अब डीएमके आ गई है, ये क्या करेगी? इसे भी कुछ ना कुछ ऐसा आइडियोलॉजी रखनी पड़ेगी ना कि लोग डीके को छोड़ करके डीएमके को पूछें। तो इन्होंने कहा कि हम द्रविड़ नाडु की मांग पर तो सहमत हैं ही, हम कास्टिज्म के विरोध में तो थे ही, चलो ठे, लेकिन हम कह रहे हैं कि तमिल आइडेंटिटी स्थापित होनी चाहिए, ये हिंदी का विरोध होना चाहिए। क्या ये हिंदी थोपी जा रही है? 1950 तक तमिलनाडु में हिंदी हर कोई पढ़ता था अपने सिलेबस में, लेकिन इन्होंने हिंदी का विरोध करना स्टार्ट किया। यहां से तमिल वर्सेस हिंदी होने लगा, तमिल वर्सेस हिंदी डीएमके ने स्टार्ट किया था, और एंटी ब्राह्मण मूवमेंट चल ही रहा था कास्टिज्म वाला। इनके आते ही जैसे इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, बड़े स्तर पर यह देखा गया कि अगले 30-40 साल में, यानी 1950 से 1980 तक, तमिलनाडु से करीब 40 से 50 लाख ब्राह्मण निकल के बाहर चले गए, और तमिलनाडु में जो हिंदू बचे रह गए उनसे कहा गया कि तुम शैव हो। शैव वो नहीं जो शिव को ही मानते हैं, शैव मतलब जो ब्राह्मणों को छोड़ के जो हिंदू बचे उनको शैव कहा गया। तो अब एक एंटी ब्राह्मण पॉलिटिक्स चल रही है, तमिल वर्सेस हिंदी पॉलिटिक्स चल रही है, और जो पहले चल रही थी द्रविड़ नाडु वाली मांग, वो अब ठंडी पड़ गई है।
धीरे धीरे ये अपनी पार्टी को चलाते रहे और आज़ाद भारत में कांग्रेस के अलावा डीएमके पहली ऐसी पार्टी थी जो पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर के आई थी किसी राज्य में, वरना कांग्रेस ही आती थी हर जगह। समझ गए आप? डीएमके क्या कर रही थी? हिंदी वर्सेस तमिल और एंटी ब्राह्मण चल ही रहा था। 1980 तक फिर ब्राह्मण का उतना रोल नहीं रहा, इन्होंने अपने हिसाब से वहाँ पर पूरे जातिगत समीकरण बना लिए और हिंदी वर्सेस तमिल इनका चलता रहा, जो आज तक चलता है। डीएमके पार्टी के जो अब नेता है स्टालिन, वो तो इस हद तक तमिल और हिंदी में उलझ गए और हिंदी का विरोध करने लगे कि जो रुपी का सिंबल है उसे भी बैन कर दिया तमिलनाडु में। क्यों? अपनी इस राजनीति को चमकाने के लिए। ठीक है, तो डीएमके पार्टी बनी, अन्नादुरई ने बनाई, बाद में इस पार्टी के हेड बने थे बाद में जाकर के आपके, देखिए ये करुणानिधि, इनके बेटे हैं स्टालिन, इनके बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, करुणानिधि बने। करुणानिधि ने अपने बेटे का नाम स्टालिन क्यों रखा? क्योंकि जब ये पैदा हुए थे इसके थोड़े समय बाद ही जोसेफ स्टालिन की मौत हो गई थी, जो यूएसएसआर का डिक्टेटर था जिसने लाखों लोगों को कटवाया था। ये उसकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बड़े प्रभावित थे, इसलिए उसको डेडिकेट करते हुए अपने बेटे का नाम ही स्टालिन रख दिया। ये चलता था हमारे देश में जी। फिर साहब चलता रहा, धीरे धीरे उन्होंने अपनी पार्टी आगे बढ़ाई, सत्ता में आते रहे। फिर इनकी पार्टी में कुछ लोग थे जो सेटिस्फाइड नहीं थे इनकी पॉलिटिक्स से। उन लोगों को लगता था कि ये सिर्फ तमिल हिंदी करते रहते हैं, गरीबी भी तो कोई चीज़ होती है। देखो मजदूर को देखो, तांगे वाले रिक्शे वाले को देखो, एक ऐसे बच्चे को देखो जो स्कूल नहीं जा पा रहा, एक मरीज को देखो जिसका इलाज नहीं हो पा रहा। उन लोगों की आवाज़ उठाने लगे कुछ लोग और उन्होंने इसमें से निकल के एक और पार्टी बना ली जिसका नाम रखा AIADMK। 1972 में बनी थी ये पार्टी। ठीक है, 1972 में, लेट मी चेक अगेन, यहीं से इन्होंने AIADMK बना ली थी। एक सेकंड, आप मुझे थोड़ा सा टाइम और दें। हाँ, 1972 में बनी थी AIADMK। अब AIADMK बनने के बाद में इनकी जो आइडियोलॉजी रही वो थी गरीबों का कल्याण। हमें गरीबों का कल्याण करना है। ठीक है, तमिल को भी हम तवज्जो दे रहे हैं, ठीक है, हम इस बात को भी मान रहे हैं कि कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, बट हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि गरीबी दूर हो। इसलिए इसको फाउंड किया था MG रामचंद्रन ने, जो बहुत बड़े एक्टर भी रहे थे। फिर ये पार्टी धीरे धीरे सत्ता में आती रही। इस पार्टी को लेटर ऑन लीड किया जयललिता ने, जिनको अम्मा भी कहा जाता था, और बाद में इन्होंने किचन भी चलाई थी जो 1 रुपये में खाना उपलब्ध कराती थी। ये पार्टी बच्चों के बीच, मजदूरों के बीच, मरीजों के बीच इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि इस पार्टी को अच्छे खासे वोट मिलने लगे और फिर कभी DMK, कभी AIADMK, कभी DMK, कभी AIADMK, ऐसी सत्ता में आते रहे। लेकिन देखा यह जाने लगा कि AIADMK में भ्रष्टाचार बहुत होता था। एक टाइम के बाद इस पार्टी का जो मूल मंत्र था गरीबों का कल्याण, वो पीछे रह गया। आपसी भ्रष्टाचार, लूटपाट, पैसा खाओ, कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें से पैसा खा लो और वहाँ पर लोगों में इस डिवाइड को क्रिएट रखो, कैसे भी पैसा खिला करके अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते रहो और लोगों को भड़काते रहो। DMK आ गई तो ऐसा कर देगी और हम आ गए तो देखो तुम्हें ये दे देंगे, और देते कुछ नहीं थे। इस तरह से चलता रहा जब तक जयललिता थी, तब तक AIADMK फिर भी ठीक थी। उसके बाद तो इसमें जैसे अलग अलग नेता आते रहे, उन नेताओं में आपसी इतनी रंजिशें रही, आपसी लड़ाई इतनी रही कि इस AIADMK में लीडरशिप की कमी रह गई, जिसके कारण ये अंदर ही अंदर कमज़ोर होती चली गई। कोई युवा इससे जुड़ना नहीं चाहता था, केवल बड़े बूढ़े नेता इसमें रह गए, कोई स्पष्ट आइडियोलॉजी नहीं रह गई, सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त एक पार्टी के रूप में इसे देखा जाने लगा। बट करते क्या, कोई ऑप्शन नहीं था, तो लोग जब DMK से परेशान हो जाते थे तो इसको चुन लेते थे। बीजेपी ने AIADMK के साथ ही अलायंस किया हुआ था और बीजेपी एक छोटा पार्टनर बनके AIADMK के साथ चुनाव लड़ती थी। जब बीजेपी ने अपना एक नेता तैयार किया अन्नामलाई के रूप में, जो पूर्व IPS थे, वो अन्नामलाई पूरे तमिलनाडु में फैलते चले गए, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। लेकिन जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो AIADMK ने कहा कि हम बीजेपी के साथ गठबंधन तभी करेंगे जब अन्नामलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाओगे। बीजेपी ने अन्नामलाई को पद से हटाया, पीछे किया और AIADMK के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। फलस्वरूप जो नतीजा आया उसमें AIADMK तो हारी, बीजेपी को भी कुछ नहीं मिला, 1 सीट मिली है। अब बीजेपी के पास ये मौका है कि खुल करके अब मैदान में आए
और अब सब सीटों पे लड़े, अन्नामलाई को आगे रखे और धीरे धीरे। अब एक चीज देखना, टीवी के जीती, टीवी के ने किसके वोट खाए? डीएमके के। एआईएडीएमके को जो थोड़े बहुत वोट मिले। एआईएडीएमके का कमजोर होना आने वाले समय में बीजेपी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि जितने भी एआईएडीएमके के वोटर्स हैं सबको अपनी तरफ खींच ले। आप समझ रहे हैं? अभी अगर एआईएडीएमके का अलायंस पार्ट सत्ता में आ जाता, बीजेपी और एआईएडीएमके मिलकर सत्ता में आ जाते, तो अभी तो बीजेपी एज अ पार्टनर सत्ता में रहती, लेकिन भविष्य के लिए कमजोरी साबित होती है उसके लिए। अगर बीजेपी को भविष्य में गेम लंबा खेलना है तो एआईएडीएमके के वोट बैंक को सिकोड़ के सब अपनी तरफ आकर्षित करना होगा, और उसके लिए जरूरी है कि एआईएडीएमके सत्ता से दूर रहे, और बीजेपी के लिए यह भी जरूरी था कि डीएमके भी सत्ता से दूर रहे। तो इस समय वो दोनों ही सत्ता से दूर हैं। तीसरा विकल्प आ गया टीवी के। अब टीवी के ये है कि क्रिश्चियनिटी का डर है उससे, तो लोगों को जो विकल्प चाहिए था वो टीवी के रूप में मिल तो गया, उन्हें एआईएडीएमके और डीएमके से मुक्ति तो मिल गई, बट टीवी के क्या पत्ते खेलेगी, किस ओर जाएगी, कौन सी आइडियोलॉजी चलाएगी, ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि टीवी के ने अपने सारे पत्ते नहीं खोले हैं। और अगर टीवी के विफल हो गई 5 साल सरकार चलाने में या जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने में, फिर बीजेपी के पास एक चांस ये भी है कि टीवी के बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। यानी कि अब बीजेपी के पास मौका है कि खुल करके तमिलनाडु के कोने कोने गली गली में जाकर के वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करे, क्योंकि एआईएडीएमके का ही वोट बैंक फ्री बैठा है, डीएमके का वोट बैंक भी उससे लूज हो गया, और टीवी के वाले का भी अभी कुछ पता नहीं है क्या होना है। तो सब तरफ से वोट बैंक अपनी तरफ आकर्षित करने का मौका है। ये अभी तक तमिलनाडु में चल रहा था, मुझे उम्मीद है मैं बता पाया हूँ। ठीक है, समझ पाए आप? ये पूरी कहानी अभी तक चल रही है, और इसीलिए अब देखना ये है कि टीवी के किसके साथ गठबंधन करती है, किस तरह की आइडियोलॉजी को आगे चलाती है। बाकी रही बात ममता बनर्जी की, तो ममता दीदी अभी अपना इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। देखा ये जाएगा कि आने वाले समय में किस तरह से टीएमसी को डिसमेंटल किया जाएगा। हो सकता है टीएमसी के जो 29 सांसद हैं उनमें से 20 सांसद बीजेपी में आ जाए और बीजेपी के 240 से बढ़ के 260 हो जाए, संभावना है। जब तक आप टीएमसी को पूरी तरह से डिसमेंटल नहीं करोगे तब तक ममता की प्रेजेंस बनी रहेगी। तो टीएमसी को पूरी तरह से बंगाल से साफ करने के लिए पूरी तरह डिसमेंटल करना भी आवश्यक है। लास्ट में मैं बस यही बताना चाहूंगा कि मार्केट वुल्फ बड़ी तेजी से इंडिया में बढ़ रहा है। इसके 2 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो आप भी आज ही अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करें, मार्केट वुल्फ के साथ जुड़ें। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट बॉक्स में पिन किया है। आज ही मार्केट वुल्फ ऐप डाउनलोड करें।